गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। और आखिरकार आपका एनटीए का आंसर शीट आ ही गया। और आपने देखा होगा कि एनटीए के आंसर शीट में जो है, स्पेशली मैं बायोलॉजी पोर्शन की बात करूंगा तो 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जहां पर चैलेंज करने की आवश्यकता है। ठीक है, अब वो क्वेश्चन कौन से वो आपको ही पता है ना। तो उन क्वेश्चंस में एनटीए ने जो आंसर्स दे रखे हैं, मतलब एक आध तो क्वेश्चन ऐसा है जहां प्लांट एनाटॉमी का क्वेश्चन है, जहां पर सभी ऑप्शन सही हैं, पर उन्होंने आंसर जो है वो कोई और आंसर BCD करके आंसर दे रखा है उसका। एक क्वेश्चन और भी से कुल मिला के जो है मेरे को बच्चों ने रिपोर्ट किए 3 क्वेश्चन ऐसे हैं बायोलॉजी के अंदर जो एनटीए के अकॉर्डिंग जिनके आंसर की जो दिए गए हैं ना वो प्रॉपर नहीं है, और वहां पर क्वेश्चन जो है वो चैलेंज करने की आवश्यकता है। मैं आपको बता दूं कि हर साल एनटीए ऐसा ही करता है। हर साल जो है वो आपके 2-3 आंसर ऐसे देते हैं आपको जिसमें वो आपको चैलेंज करना पड़ता है, और कुछ बार वो आंसर चेंज होते हैं, कुछ बार वो चेंज नहीं होते हैं। पूरा डिस्क्रिप्शन जो है एनटीए के पास है। हालांकि इस बार जिन क्वेश्चन में डाउट है वो साफ साफ एनसीईआरटी में मेंशन उनके बारे में, तो वैसी कंडीशन में जो है आप यदि चैलेंज करेंगे तो नंबर मिलने के चांसेस हैं। बिल्कुल नंबर मिलने के चांसेस हैं। एनटीए को अपने आंसर ठीक करने पड़ेंगे। हालांकि मुझे समझ में नहीं आता है कि एनटीए जो है जो भी पेपर लेता है उसमें वो पूरे के पूरे आंसर सही क्यों नहीं दे पाते हैं, मतलब गलतियां ऐसी क्यों होती हैं। और इसके लिए एनटीए को पैसा नहीं लेना चाहिए। यदि कोई आंसर में डाउट है तो वाई दे आर चार्जिंग रुपीज, के वो क्यों पैसा चार्ज कर रहे हैं इस चीज के लिए। गलती उनकी है ना, आंसर उनका कंफ्यूजिंग और पैसा हम भरे, ये तो गलत तरीका है। पर यही वाली बात है ना कि सरकार है, गवर्नमेंट एजेंसी, तो कुछ कह नहीं सकते उसको। मतलब मैंने हिसाब किताब लगाया कि यदि उन क्वेश्चंस को बच्चे चैलेंज करेंगे ना तो करोड़ों रुपए की कमाई जो है वो एनटीए की होने वाली उन क्वेश्चन से। तो मतलब एक यदि आप इंटेंशनली भी 2 क्वेश्चन भी गड़बड़ डाल देंगे आप ना, तो 2 क्वेश्चन गड़बड़ डालने पर जो है वो सिंपल सी बात है कि इंस्टीट्यूशन के पास, ऑर्गेनाइजेशन के पास में खूब सारा पैसा जाएगा। और ऑटोनोमस एजेंसी आप जानते हैं, तो रेवेन्यू जनरेट करने का नया तरीका खोज लिया उन्होंने। तो आप, लेकिन मुद्दा वही है कि यदि हम चैलेंज नहीं करेंगे तो गलत आंसर कैरी हो जाएंगे आगे। ठीक है, गलत का मतलब ये नहीं कि मैंने सही बताया या किसी और ने सही गलत बताया। गलत का मतलब ये है कि वो फंडामेंटली गलत है। एक्चुअली एनसीईआरटी में साफ साफ मेंशन उनके बारे में लिखा हुआ है, पर वो आंसर उन्होंने गड़बड़ दे रखे हैं। किसी बच्चे ने बताया एक आध क्वेश्चन फिजिक्स के अंदर भी है। तो पॉइंट ये है कि प्लीज आप ये मत सोचिएगा कि 500,000 रुपया खर्च करना पड़ रहा है हमको चैलेंज करने के लिए, क्योंकि क्या है अभी तक कोई पॉलिसी क्लियर नहीं है कि यदि चैलेंज करने पर आंसर चेंज किया तो क्या नंबर उनको मिलेगा। कई बार सबको मिलता है, कई बार वो हिडन बात ये है कि वो जो चैलेंज करेगा उसको मिलेगा, कुछ नहीं पता। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर मिसिंग है। ठीक है, आप बोलोगे सर सबको मिलेगा, तो मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आंसर शीट जब जो है वो चेंज होगी तो मेरिट पूरा ऊपर नीचे होगा इसमें। अब रिजल्ट भी आने वाला बहुत जल्दी। तो पॉइंट ये है कि आप कुछ बच्चों ने मुझे ऐसा भी बोला है, पता नहीं, अब आप बताइएगा कमेंट में जरूर कि कैसे कितने बच्चे हैं कि सर हमने तो जो है वो सर्कल लगा के आए थे, लेकिन जब हमको जो कॉपी मिली आंसर की, जो हमें फोटो कॉपी मिल रही है उसमें तो सर्कल मिसिंग है। एक बच्चे ने बोला कि मेरे तो जो है वो 20-25 सर्कल मिसिंग है उसमें से, मैं तो लगा के आया था पूरा। अब ये तो बड़ा डाउटफुल वाली कंडीशन हो गई ना कि कैसे पॉसिबल है कि आप एक आंसर शीट में गोले लगा के आए और आपका नाम लिखा है, आपकी हैंडराइटिंग में आपका सब कुछ लिखा हुआ और सर्कल मिसिंग है। हाउ इज इट पॉसिबल? क्या कोई मशीन? और दूसरी बात है कि पेंसिल भी नहीं कि हम पेंसिल से साफ कर दे उसको हम, ठीक है ना। तो ऐसा कैसे संभव है? थोड़ा इस बारे में क्या आपका क्या अनुभव बताइएगा जरूर कि क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है। ईमानदारी के साथ बताइएगा, ठीक है, मतलब ऐसा गोलमोल नहीं बताइएगा कि सर मैं तो लगा के सब आया था, पूरे 720 करके आया था मैं तो 720 नंबर के लिए, लेकिन मेरे आ रहे तो है वो 320 आ रहे, 400 नंबर के सर्कल खा गए वो। ऐसा नहीं होता है। तो आप थोड़ा सा जो है एक बार बताइए जरूर कि क्या आपको कोई डिस्पैरिटी देखने मिली है जो आपकी कॉपी आपको मिली है उसमें और आप जो ओरिजिनल वहां सबमिट करके आए थे। क्योंकि कारण ये कि देखो आपकी कॉपी जो मिली है उसमें आपके हाथ से लिखा नाम, आपके हाथ से पूरी एंट्री डली हुई इसमें, तो अकेला सर्कल कैसे गायब हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। क्योंकि 1-2 नहीं, कम से कम 20-25 बच्चे मुझे ये चीज रिपोर्ट की कल रात को। अब मेरे से ये पूछोगे तो मैं ईमानदारी से बोलूंगा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मतलब मैं ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आप जरूर बताइएगा मेरे को, ठीक है। अब चैलेंज करने वाले क्वेश्चन की बात है तो बेटा जो टाइम फ्रेम है प्लीज चैलेंज कर दीजिए उन क्वेश्चन को। कारण ये है कि कुछ भरोसा नहीं है एनटीए वाले भैया बाबू लोगों का कि वो क्या करते हैं उसमें, तो आप चैलेंज कर दीजिए उस क्वेश्चन को, क्योंकि वो आप देखिए ना आंसर बिल्कुल फंडामेंटली सही है। एनाटॉमी, प्लांट एनाटॉमी का क्वेश्चन हुआ अपना, ठीक है ना, अपना मतलब मुझे 3 क्वेश्चन मुझे ध्यान है तक, अभी एग्जैक्टली क्वेश्चन मुझे याद नहीं रहा, पर 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें आप चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है ना।
तो वो चैलेंज कीजिए उन क्वेश्चंस में, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है वो चीज। क्योंकि देखिए इतनी मेहनत हम साल भर करते हैं तो एग्जाम के आंसर सही होना चाहिए, ठीक है ना। और अब बोलते हैं ये एनसीईआरटी हम एनसीईआरटी बस कुछ पढ़ के गए, अब आप बोलते हो साहब कि ये तो आंसर ये होना चाहिए, तो वो गड़बड़ मामला है ना, ठीक है। और हर मतलब ये अभी का नहीं है, मैं तो बहुत दिन से देखता आ रहा हूँ, ये जब से एनटीए शुरू हुआ है तब से हर साल का ये वही रोना है, वही नाटक है। लेकिन सबसे अच्छी बात ये कि ट्रांसपेरेंसी तो है कम से कम। पहले ऑल इंडिया प्रीलिमिनरी तो कोई सुनने वाला नहीं था, यहाँ कम से कम वो आपको आपकी आंसर दे रहे हैं, आपकी बात सुन भी रहे हैं, आपको चैलेंज करने का ऑप्शन भी दे रहे हैं। ये एक थोड़ी ठीक बात है, लेकिन कितना उसका परिणाम निकलता है ये तो कह पाना मुश्किल है, ठीक है। पर प्लीज चैलेंज कीजिएगा उस चीज को, और अपनी आंसर शीट जो आपने भर के है, इसकी कॉपी जो मिले उसे ध्यान से एक बार चेक कर लीजिए उस चीज को आप, ठीक है। क्योंकि स्कोर मतलब 15-20 नंबर का स्कोर ऊपर नीचे हुआ है अभी के बच्चों से, कल से आज से मेरी बात चल रही है, मतलब 15-20 नंबर का स्कोर ऊपर नीचे बच्चों का हुआ है। कुछ बच्चों के 5-7 नंबर 8-10 नंबर बढ़ गए हैं, तो कुछ बच्चों के 20-25 नंबर सीधे कम हो गए। तो मतलब फाइनल स्कोर जो भी कैलकुलेट किया जाएगा ना, वो एनटीए की आंसर शीट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया जाएगा। इसलिए यदि आपको लगता है कोई क्वेश्चन में जो है वो आप बिल्कुल श्योर है, आप उसका एविडेंस लगा सकते हैं, एनसीईआरटी का वो वाला स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं, तो आप प्लीज उसको चैलेंज जरूर कीजिए क्वेश्चन को आप, ठीक है ना। अब ये काम टीचर्स का नहीं, ये काम आपका है कि आपको ही चैलेंज करना पड़ेगा उन क्वेश्चंस को, ठीक है। चलिए अब आज कुछ अलग बताने वाला हूं क्या, तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो हम वैसे कई लोगों की शिकायत होती है कि हमारी मेमोरी जो है वो उतनी स्ट्रांग नहीं है, हमेशा चीज़ों को समय पर याद नहीं कर पाता हूँ, रिकॉल नहीं कर पाता हूँ। तो दरअसल मैं आपको बताऊं, मेमोरी जो भी आप पढ़ते हैं, सीखते हैं, लर्न करने की कोशिश करते हैं, वो कहीं नहीं जाता है, वो आपके दिमाग के अंदर ही रहता है, ठीक है, सिर्फ गुम जाता है। फर्क है दोनों में, कोई चीज का गुमना और कोई चीज का ना होना दो डिफरेंट बातें हैं। जब हम कोई पढ़ाई करते हैं, स्टडीज करते हैं, चीजों को याद करते हैं ना, तो उसके केमिकल पैकेट और वो याददाश्त जो है ना, वो हमारे ब्रेन के अंदर स्टोर होती है। आपने कुछ पढ़ा है, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप मुझसे बोलोगे कि सर क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग के बारे में कुछ बताइए, तो क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग के बारे में मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, एक शब्द नहीं पढ़ा, तो मेरे पास उसके बारे में कोई थॉट प्रोसेस में कुछ भी नहीं है मेरे पास। आप मेरे सबकॉन्शियस माइंड को टटोल लेंगे, पूरा ब्रेन में सब कुछ देख लेंगे, कुछ कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग के बारे में कुछ नहीं पढ़ा है। लेकिन आप मुझसे पूछेंगे सर औरंगजेब के बारे में बताइए, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी, या आप जो है वो बाबर के बारे में, अकबर के बारे में, पृथ्वीराज चौहान के बारे में आप बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। तो मैं कोई हिस्ट्री का मास्टर नहीं हूं, लेकिन मैं तब भी उनके बारे में कुछ पॉइंट आपको बता पाऊंगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय ऐसा हुआ था, चाणक्य वो थे, ये कहानी है इसके पीछे की, वो कहानी अशोक के समय की कहानी है, ये कहानी तब की है, क्योंकि उसके बारे में कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा हुआ है, मेरे दिमाग में एक केमिकल प्रोसेस करके ब्रेन में रखा हुआ है। अब जब आप मुझसे पूछेंगे उसके बाद मैं ढूंढूंगा, फिर मुझे थोड़ी देर बाद याद आएगा अच्छा ये भी चीज थी इसके बारे में। तो आपके ब्रेन में चीजें कहीं जाती नहीं है, सिर्फ गुम जाती हैं। जैसे हमारा घर होता है, घर में कई बार चीजें हम कहीं रखकर भूल जाते हैं। अब ढूंढ रहे हैं पूरे घर में कि भाई मेरा टाई पिन कहां गया, टाई पिन मिल ही नहीं रहा, पूरे घर में ढूंढ रहे हैं, टाई पिन कहीं रखा होगा, वो सिर्फ वो गुमा है सिर्फ। वो ऐसा नहीं कि टाई पिन आपके पास है नहीं है, आपके पास टाई पिन है। आपके पास जो है आपका जो अच्छा वाला पेन कोई गिफ्ट किया था आपको, कोई खास आदमी से गिफ्ट मिला था पेन, वो पेन भी आपके पास में है, लेकिन कहीं मिसप्लेस हो गया वो। तो मिसप्लेस होना, गुम जाना एक अलग चीज। अब गुम जाने के लिए क्या करना पड़ता है, गुमने से बचना है तो आपको चीजों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, आपको चीजों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि ये चीज को यहीं रखना है हमें, समय समय पर उन चीजों को चेक करते रहना पड़ेगा। तो यही होता है मेमोरी के साथ। आप जब जैसे आप पढ़ते पढ़ते आगे निकलते ना, तो बहुत सारा कोर्स हो गया होता है, तो पीछे पलट के देखिए ताकि गुम ना जाए वो। यानी आपने जो सेल द यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ा था, आपने जो भी फंडामेंटल्स पढ़े थे बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी के, वो गुम ना जाए वो। तो गुमे हुए को संभालने के लिए बार बार देखना पड़ता है, भैया तुम सही जगह पे हो ना, गुम तो नहीं जाओगे, ठीक है, अरेंज करके रखना पड़ता है, बस वही। इसलिए रिवीजन का बड़ा इंपॉर्टेंस है। दिमाग के अपने पैटर्न होते हैं, दिमाग को पता होता है कि मुझे कोई चीज को कहां से सर्च करना है। ब्रेन भी गूगल के समान चीजों को सर्च करता है। जब कोई क्वेश्चन सामने आता है, कोई कुछ पूछता है, तो वो सर्च करके उसके आंसर को लेके आता है। लेकिन सर्च के लिए जरूरी है कि सही जगह पर इनपुट मिलना चाहिए उसको, कि कहां से मुझे लेके इन्फॉर्मेशन आना है। इसलिए रिवीजन पर फोकस कीजिए। चलिए आज इतना ही, कल मिलते हैं, कल आगे बात करेंगे कुछ हम। बाय बाय।